नमस्कार जी सभी को। आज हम ले आए हैं अपना अगला लेक्चर मेजरमेंट्स पे। मेजरमेंट्स का पार्ट 2 है बेसिकली ये। पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया कि 2 टाइप्स की मेजरमेंट्स होती हैं, मैक्रोकोज मेजरमेंट्स, माइक्रोकोज मेजरमेंट्स। उसके अंदर हमने लेंथ की जो मैक्रोकोज मेजरमेंट्स हैं उनके अंदर डायरेक्ट मेजरमेंट का जो मेथड था वो हमने उस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द पार्ट ऑफ मैक्रोकोज मेजरमेंट्स फॉर लेंथ मेजरमेंट बट इनडायरेक्ट मैथड। So we are going to discuss indirect method for length measurements. पिछले लेक्चर के अंदर भी हमने बात की थी कि इनडायरेक्ट मेथड्स के अंदर क्या होता है कि हम लोगों के पास डायरेक्टली कोई मीटर टेप, कोई स्केल, कुछ भी अवेलेबल नहीं होता है। वी आर हैविंग दोज गैजेट्स और दोज इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर लेंथ, बट लेकिन जिसे हम लोगों को जिस ऑब्जेक्ट की हाइट या लेंथ या वट एवर हमें उसकी जो डायमेंशन मेजर करनी है उसको डायरेक्टली हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं। एंड उसको मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कुछ फॉर्मूलाज को। तो डिफरेंट मेथड्स हैं, डिपेंड करता है कि आपको किस ऑब्स्टेकल की, किस ऑब्जेक्ट की डायमेंशन को मेजर करना है। तो उसके अंदर जो फर्स्ट कैटेगरी आ जाती है इनडायरेक्ट मेथड्स के अंदर, दैट इज इको मैथड। इको मैथड जो है दिस इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इको क्या होती है? साउंड की रिफ्लेक्शन ही होती है। आप अगर किसी खाली रूम के अंदर बैठे हैं, वहाँ पे आप बोल रहे हैं, अपना नाम ले रहे हैं, वट एवर, सपोज आपका नाम सूरज है, आप सूरज 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 आपको सुनना शुरू हो जाएगा। या आप लोगों ने पुरानी हिंदी मूवीज़, आई डोंट नो देखी है कि नहीं देखी, लेकिन मेरी जनरेशन के लोगों ने डेफिनेटली वो मूवीज़ देखी होंगी कि क्या होता था कि पहले हीरोइन जब भी मतलब उनकी अफेक्शन शो करनी होती थी उन लोगों को कश्मीर की घाटियों में या उस साइड उन लोगों को आप लोग कहते हैं कि वहाँ पे एक सॉन्ग पिक्चराइज वहाँ पे करवा दिया जाता था। आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे हीरो जाता है, एक घाटी होती है, हीरो हीरोइन को नाम देता है, आवाज़ देता है, संध्या 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 संध्या। हर जगह पे वो आवाज़ जो है वो वापस आनी शुरू हो जाती है। तो वहाँ पे तो चलो वो एक एस्थेटिक और अफेक्शनेट पार्ट जो है वो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, बट बेसिकली उसके पीछे की जो साइंस है व्हाट इज़ दैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, और इसको ही बोला जाता है इको मैथड। जनरली रॉक्स वगैरह की जो हम लोग कहें कि जो डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। मान लीजिए कि कोई भी एक रॉक है और आप वही एक हीरो हैं, अपनी हीरोइन के साथ सपोज आप खड़े हुए हैं। आपको मैं आपको कहूँगी कि ये हीरोगिरी छोड़ो, चलो जी मुझे डिस्टेंस बताओ, इस रॉक का डिस्टेंस क्या होगा। तो आप क्या करेंगे? आप आवाज़ देंगे उसी तरीके से, आप बोलेंगे अपनी भी, जो भी हीरोइन का आपका नाम है संध्या बोलेंगे, वो आवाज़ आपकी यहाँ तक जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वो आवाज़ वापस आप तक आएगी। जैसे ही आप बोलेंगे यू विल ऑन योर स्टॉप वॉच, आप अपनी स्टॉप वॉच को ऑन कर लेंगे और जैसे ही आपको वो आवाज़ दोबारा सुनाई देगी, मीन्स साउंड सिग्नल रिफ्लेक्ट होके आपके पास आ गया, तो आप अपनी स्टॉप वॉच को ऑफ कर देंगे। सपोज जो आपने टाइम मेजर किया दैट टाइम इज टी। अब आपने आवाज़ भेजी है, साउंड सिग्नल भेजा है, साउंड की स्पीड हम लोगों को पता है 332 या 330 मीटर्स पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली होती है इन एयर। स्पीड आपको पता है, टाइम आपने मेजर कर लिया, एक्सेलरेशन कोई है नहीं है, तो आप लोगों को ये पता है कि जो डिस्टेंस या मैं कहूँ कि स्पीड जो होती है दैट इज़ ऑलवेज डिस्टेंस अपॉन टाइम। मान लीजिए आपके और इस रॉक के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ एस। आपने आवाज़ भेजी, आपने संध्या पुकारा, वापस आपके कानों को संध्या सुनने में जो टाइम लगा वो टाइम टी था, लेकिन जो सिग्नल आपने भेजा वो सिग्नल एक बार रॉक तक गया फिर वापस आया, एस जाने का, एस वापस आने का डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ दैट वाज 2s, टाइम लगा t। स्पीड जो है सपोज v है, तो यहाँ से देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, v इंटू टी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू s। तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ दैट रॉक। तो 2 in 1, एक पंथ दो काज हो जाएंगे। आप अपनी हीरोइन को इम्प्रेस भी कर लेंगे और आप मुझे भी डाटा दे देंगे, देखिए जी मैम हमने ये डिस्टेंस जो है वो मेजर कर लिया। सो बेसिकली दिस इज इको मैथड। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है इस इको मैथड के अंदर कि जो साउंड सिग्नल है, मान लीजिए आप उस रॉक से बहुत ज़्यादा दूर खड़े हुए हैं और जो आपकी आवाज़ है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी। वो साउंड सिग्नल विद द पैसेज ऑफ पोजीशन, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डिप्लीट होता जाएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी आवाज़ उस रॉक तक पहुँच ही पाए। तो उसके लिए जो सेकेंड मैथड अडॉप्ट किया जाता है दैट इज सोनार।
सेकेंड मैथड इज सोनार। फुल फॉर्म आप लोगों ने इसकी सुनी होगी, इट इज साउंड, एस स्टैंड्स फॉर साउंड, एस ओ मीन साउंड, एन फॉर नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग इसकी फुल फॉर्म है। साउंड नेविगेशन मतलब आप साउंड को नेविगेटिंग में, डायरेक्शंस को पता करने में, डिस्टेंसेस को मेजरमेंट्स करने में यूज़ करते हैं। एंड रेंजिंग, रेंज बेसिकली डिस्टेंस मेजरमेंट हो गया, नेविगेशन मींस डायरेक्शन इसके साथ जो है वो इंक्लूड हो गई। तो डायरेक्शंस की प्रिडिक्शन करने के लिए, डिस्टेंसेस की प्रिडिक्शन करने के लिए हम लोग जिस टेक्निक को यूज़ करते हैं दैट इज टर्म्ड एज सोनार। मतलब आपकी आवाज़ अब फेल हो गई है, वहाँ तक नहीं जा पा रही है, बट स्टिल वी वांट टू यूज़ साउंड सिग्नल। आप लोगों ने ये सुना होगा कि जो साउंड सिग्नल्स हैं हम लोग जो सुन पाते हैं 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी ऑडिबल रेंज में आती है। बिलो 20 हर्ट्ज हम इन्हें बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स, और अबव 20 किलो हर्ट्ज को बोला जाता है अल्ट्रासोनिक वेव्स। ना हम इन वेव्स को सुन पाते हैं, ना हम इन वेव्स को सुन पाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि बैट्स हैं, दे कैन फील दीज इंफ्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स को कुछ एक एनिमल्स जो हैं वो सेंस कर पाते हैं, बट वी ह्यूमन बींग्स वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज दीज सिग्नल्स। लेकिन इन ये जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं इनकी फ्रीक्वेंसी इससे ज़्यादा है। प्लैंक्स रेडिएशन लॉ है E इज इक्वल टू H इंटू न्यू, एनर्जी प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू इज फ्रीक्वेंसी। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होगी। तो अगर मैं यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ कर लेती हूँ वही इको मैथड, रिफ्लेक्शन मैथड के अंदर ही, तो वो वेव्स ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके वापस मेरे तक आ जाएंगी एंड आई कैन रिकॉर्ड देम। तो जब अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ की जाती हैं तब हम बोलते हैं उसे सोनार। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ यूज्ड इन नेविगेशन पर्पजेज इन केसेस ऑफ नेवल ट्रैवलिंग जो होती है। आप लोगों ने टाइटैनिक मूवी तो सबने देखी होगी ना, वो टाइटैनिक पोज तो बनाना सबको आता ही होगा। मैं उस पोज की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिंकेज ऑफ टाइटैनिक। आप लोगों ने सुना होगा कि टाइटैनिक को क्वीन ऑफ सी कहा जाता था उस टाइम पे। इट वॉज लग्जूरियस शिप एट दैट टाइम। इतना बड़ा, इतना विशाल का है और इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ वाला वो पहला शिप था उस टाइम का। एंड इट वॉज वेरी मच शॉकिंग फॉर ऑल कि अपनी फर्स्ट जर्नी के अंदर ही वो जहाज़ डूब गया था। एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम थी, मुझे लगता है कि ये जो सोनार का सिस्टम था यही कहीं गड़बड़ हुआ होगा। कि होता क्या है कि जितने भी सीज़ होते हैं उन सीज़ के अंदर आइसबर्ग्स होते हैं। आइसबर्ग मीन्स बर्फ़ का पहाड़। जब ये लोग ट्रैवल करते हैं शिप के अंदर ये, तो जो कैप्टन्स होते हैं, जो अंदर इंजीनियर्स होते हैं, उनको सोनार सिग्नल, साउंड सिग्नल्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स और डायरेक्शंस भी सेंड करते रहने पड़ती हैं। अब वो साउंड सिग्नल्स जाते हैं, इन्हीं आइसबर्ग से टकरा के वापस आ जाते हैं। अब जाने का टाइम, सपोज यहाँ पे शिप के अंदर पर्सन है, ठीक है, इसने साउंड सिग्नल अल्ट्रासोनिक वेव्स को भेजा, वेव्स वापस आ गई। स्पीड जो है हम लोगों को पता है क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड अभी हमने डिस्कस किया, हमें पता है जाने का डिस्टेंस s, वापस आने का डिस्टेंस s। तो डिस्टेंस मेजर हुआ 2s, टाइम लगा सपोज t, स्पीड इज v, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से अगेन v इंटू टी बाई 2, यहाँ से डिस्टेंस मेजरमेंट हो जाती है। अब टाइटैनिक के केस में जो क्या हुआ था कि उनका सोनार सिग्नल जो था, वो सोनार सिस्टम था दैट वाज वर्किंग इटसेल्फ, वो काम कर रहा था। प्रॉब्लम क्या थी कि शायद मेजरमेंट्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रह गई कि जो आइसबर्ग उन्होंने डिटेक्ट किया, जिस डिस्टेंस पे उन्होंने डिटेक्ट किया, उन्हें लगा कि वो आइसबर्ग शायद बर्फ़ पानी की जो सतह है उससे ऊपर है, पानी की सरफेस से ऊपर है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है। यहीं पे गड़बड़ हो गई, यानी कि उन लोगों की फिजिक्स थोड़ी वहाँ पे गड़बड़ा गई थी। तो एक्चुअल में क्या है कि वो जो आइसबर्ग था वो नीचे ज़मीन के अंदर भी बहुत ज़्यादा डीप तक था। तो वहाँ तक जैसे ही वो टाइटैनिक वहाँ से निकलने लगा तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है आइसबर्ग का वो उस शिप के साथ टकरा गया और वहीं पे लीकेज जो है वो स्टार्ट होगी। उसका एक टुकड़ा वहाँ से, ये कह सकते हैं कि हम लीकेज स्टार्ट होगी, एक होल क्रिएट हो गया एंड उसी होल की वजह से इट वाज डिफ़िकल्ट टू रिकवर द सिचुएशंस एट दैट टाइम। तो एक्चुअली वहाँ पे प्रॉब्लम मैं थोड़ा सा कहूँ कि फिज़िक्स का ही मिसमैच हुआ। तो ये जो आइसबर्ग्स हैं उन वहाँ पे सी के अंदर जो होते हैं उनकी लोकेशन, उनकी मैं कहूँ कि डेप्थ, पानी के अंदर कितनी हाइट तक वो इमर्ज स्टेट के अंदर इमर्स्ड हैं, वो पानी के अंदर कितनी डेप्थ तक, या उनका डिस्टेंस शिप से कितना है, तो ये मेजरमेंट्स की जाती हैं सोनार की हेल्प से। अब ये तो थी पानी के अंदर की बात। अब आप लोगों में से कोई कहे जी मुझे तो आई डोंट लाइक नेवल अकेडमीज, आई लाइक एयरफोर्स, आई लाइक मिलिट्रीज, तो ऐसे पर्सन्स के लिए अवेलेबल है हमारे पास रडार।
रडार की जो फुल फॉर्म होती है दैट इज रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो वर्ड का मतलब होता है फार, रिमोट, कोई चीज़ आपसे बहुत ज़्यादा दूर हो। डिटेक्शन कि कोई चीज़ आपसे बहुत दूर है, स्टिल यू वांट टू डिटेक्ट इट, आप पता करना चाहते हैं कि वो है भी या नहीं भी। और उसके बाद है एंड रेंजिंग। रेंजिंग अगेन डिस्टेंस मेजरमेंट। सपोज आप एक मिलिट्री स्टेशन पे काम कर रहे हैं, आप एक एयरफोर्स स्टेशन पे काम कर रहे हैं एंड यू आर असाइंड अ टास्क कि आप लोगों को ध्यान रखना है कि कोई एनिमी का एरोप्लेन वहाँ से क्रॉस होके ना चला जाए, कोई फॉरेन ऑब्स्टेकल, कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट, कोई फॉरेन पर्सन हमारी बाउंड्रीज के अंदर एंटर ना कर जाए। तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि ये जो रडार के सिग्नल्स हैं इनको ऑल द टाइम स्पेस के अंदर एमिट किया जाता है। जैसे ही कोई फॉरेन मैं कहूँ कि कोई भी फॉरेन प्लेन जो है वो एंटर करेगा इस एरिया के अंदर, तो वहाँ से ये सिग्नल वापस रिफ्लेक्ट होके नीचे आ जाएगा। और ये जाने का और आने का जो डिस्टेंस है दिस विल बी एस। स्पीड जो है हमें पता होगी कि हमने लाइट का सिग्नल भेजा हुआ है, लाइट की स्पीड को c से डिनोट किया जाता है, स्पीड हमें पता है, टाइम मेजर हो जाएगा। तो अगेन जाने का और आने का डिस्टेंस हुआ 2s, टाइम हुआ t, स्पीड हुई c। तो यहाँ से s किसके इक्वल आ जाएगा, c इंटू t/2। तो अगेन डिस्टेंस मेजरमेंट हो जाती है, पता चल जाता है कि उस एनिमी का प्लेन कहाँ पे है, वो फॉरेन ऑब्स्टेकल, वो फॉरेन ऑब्जेक्ट कहाँ है, और अगर हम लोग चाहें तो उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो ये था रडार का काम। इसके बाद जो मेथड आ जाता है, ये तो था कि अगर हम धरती पे ही हैं और धरती के ऑब्जेक्ट्स को ही हम स्टडी करने की बातें कर रहे हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा एस्पिरेशंस वाला पर्सन हो, उसको लगे कि नहीं जी मुझे तो सेलेशियल ऑब्जेक्ट की स्टडी करनी है, आई वांट टू स्टडी अबाउट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स, तो तब उससे भी पहले अगर मैं बात करूं कि कोई ऑब्जेक्ट हमसे दूर है, और एक और मेथड होता है इससे पहले कि मैं एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स पे जाऊं, अनदर मेथड इज ट्रायंगुलेशन मेथड, कि जो ऑब्जेक्ट है वो इनअसेसिबल ऑब्जेक्ट है और आप लोगों के पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है कि आप कोई वेव भेज सकें और वो वेव जो है उसकी वापस आप कैप्चरिंग कर सकें, मतलब आप वेव को सेंड करने का या उसको रिसीव करने का यू डोंट हैव एनी सिस्टम। तो आप उस वक्त यूज़ कर सकते हैं ट्रायंगुलेशन मेथड। इस मेथड के अंदर सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होती है। सपोज ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है h, ठीक है। अब आप ऐसा तो है नहीं कि मीटर टेप लेके स्पाइडरमैन की तरह इसके ऊपर चढ़ेंगे और यहाँ से मेजर करके मुझे बता देंगे कि हाइट इतनी है जी। यू कैन नॉट, मैं कहूँ कि स्पाइडरमैन की तरह यू कैन नॉट क्रॉल ऑन दिस बिल्डिंग, आप नहीं जा सकते इसके ऊपर। तो आप क्या करेंगे, आप इस लोकेशन पे सपोज यहाँ पर खड़े हुए हैं, इस लोकेशन से इस लोकेशन का डिस्टेंस सपोज यू नो दैट इज x, देन यू नीड टू नो द एंगल। आप क्या करेंगे, अपनी इस लोकेशन से इस टॉप तक इस एंगल को मेजर कर लेंगे। सपोज दैट एंगल इज थीटा एंड यू वेरी वेल नो कि टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अगर ये मेरे पास ट्राइंगल है ABC, तो इस ट्राइंगल के अंदर tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, AB अपॉन BC। AB इज h, दिस इज x, tan थीटा। h हमें मेजर करना है, इट विल बी x tan थीटा। वो मीटर टेप लेके आप जमीन पे तो चल ही सकते हैं, वहां से तो आप मेजरमेंट कर ही सकते हैं। तो x यहाँ पुट करवा दीजिए, एंगल आपने मेजर कर लिया, यहाँ से हाइट जो है वो ऑब्जेक्ट की मेजर हो जाएगी अगर ऑब्जेक्ट असेसिबल ऑब्जेक्ट है, सॉरी कि आपकी रेंज में है। लेकिन यही ट्रायंगुलेशन मेथड फिर से हम यूज़ करेंगे इसकी, चलो फोर्थ ही पॉइंट हम रहने देते हैं कि आप कहें कि भैया मैं तो ये वाला डिस्टेंस x भी नहीं मेजर कर सकता, या बहुत आलसी हैं, या एक खाई रास्ते में है और एक पहाड़ है, मैं आपको कहूँ कि उस पहाड़ की हाइट बताइए, तो आप ये ज़मीन वाला डिस्टेंस है x, यू कैन नॉट मेजर दैट टू। तो उस वक्त हम उस ऑब्स्टेकल को, उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, इनअसेसिबल ऑब्जेक्ट, आपकी रेंज से बाहर वाला ऑब्जेक्ट। तो उसकी हाइट हम लोग किस तरीके से मेजर करते हैं, फिर से मैंने मान लिया कि ये AB हाइट वाला एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है h, जो हमें मेजर करनी है। आप सपोज इस लोकेशन पे यहाँ पर खड़े हुए हैं, आपके पास फिर से वही एक एंगल मेजरमेंट का ही इंस्ट्रूमेंट है। आपने क्या किया, इस लोकेशन से इस एंगल को मेजर कर लिया। लेट अस सपोज दिस एंगल इज θ1, और ये जो डिस्टेंस है मैंने मान लिया इस डिस्टेंस को x1। अब आप यहाँ से चल के यहाँ तक नहीं जा सकते, सपोज दिस पॉइंट इज C, यू कैन नॉट गो फ्रॉम C to B, लेकिन आप जहाँ पे खड़े हैं वहीं से 5 मीटर आगे या 5 मीटर पीछे, आगे या पीछे 5 मीटर 10 मीटर 6 मीटर जो भी है, आप अपनी उस लोकेशन से आगे पीछे मूवमेंट कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने इस लोकेशन C से इस लोकेशन D तक यहाँ तक मूवमेंट की विद द डिस्टेंस x2।
तो यहाँ पर आके आपने फिर से एक एंगल की मेजरमेंट की इस लोकेशन पे आकर, लेट अस सपोज दैट एंगल इज थीटा 2। तो अब देखिए, अगर मैं बात करूँ ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल के अंदर tan थीटा 1 मेरे पास किसके इक्वल होगा, AB अपॉन BC। तो यहाँ से आ जाएगा tan थीटा 1 इज इक्वल टू H अपॉन x1। अगर मैं यहाँ से x1 की वैल्यू निकालूँ तो x1 किसके इक्वल आ जाएगा, x1 अपॉन h विल बी इक्वल टू cot थीटा 1 और x1 इज इक्वल टू h cot थीटा 1। लेट अस सपोज ये है इक्वेशन 1। इस लोकेशन को भी आपने मेजरमेंट की है यहाँ से भी। तो मान लीजिए अगर अब मैं ट्राइंगल कंसीडर करती हूँ, ट्राइंगल ABD। इस ट्राइंगल के अंदर फिर से मैं लूँ वही tan थीटा 2 इज इक्वल टू AB अपॉन BD। AB की वैल्यू है h, BD है x1 प्लस x2। अगेन मैं यहाँ से लूँ x1 प्लस x2 अपॉन h इज इक्वल टू tan थीटा 2। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू h tan थीटा, यहाँ पर cot थीटा आना था, सॉरी, x1 प्लस x2 अपॉन h इज इक्वल टू cot थीटा 2। तो x1 प्लस x2 हमारे पास आ गया है h cot थीटा 2। तो इक्वेशंस दो बन चुकी हैं। यहाँ से हमने tan थीटा 1 AB अपॉन BC करके हम लोगों ने cot थीटा 1 यहाँ से फाइंड आउट किया, फिर x1 इज इक्वल टू h cot थीटा 1। उसके बाद एग्जैक्टली सेम मेजरमेंट्स दूसरी ट्राइंगल के अंदर की, तो x1 प्लस x2 आ गया। इन शॉर्ट मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, x1 इज इक्वल टू h cot थीटा 1 जिसको मैंने दिया था इक्वेशन नंबर 1 का नेम, और दूसरी है मेरे पास x1 प्लस x2 इज इक्वल टू h cot थीटा 2। इसका नामकरण मैंने किया था इक्वेशन नंबर 2 से। मेजरमेंट करनी है हमें h की, नोन है हमें x2। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करवा दिया। इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड। यू विल गेट x2 इज इक्वल टू h cot थीटा 2 माइनस h cot थीटा 1। तो x2 इज इक्वल टू h cot थीटा 2 माइनस cot थीटा 1 और h इज इक्वल टू x2 अपॉन cot थीटा 2 माइनस cot थीटा 1। तो ये हमारे पास आ गई है हाइट h इज इक्वल टू x2 अपॉन cot थीटा 2 माइनस cot थीटा 1। हाइट आ गई है एक इनअसेसिबल ऑब्जेक्ट की बाय यूजिंग ट्रायंगुलेशन मेथड। तो ये सारा जो सिनेरियो था, ये जो सारी टेक्निक्स, जो सारे फिनोमिना हमने पढ़े अप टू 4th पॉइंट, ये थे आप धरती के ऊपर ही रह के धरती के ऑब्जेक्ट्स की स्टडी कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की, आकाश में जाने की बातें, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स की। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल मैथड। एस्ट्रोनॉमिकल मैथड, इसके अंदर देखिए क्या रहेगा कि मान लीजिए कि आपके पास नहीं होगा, वैसे ही आकाश में होगा। सपोज मैं आपको कहूँ कि मून का डायमीटर बताइए मुझे कितना है। आप लोगों को मून का डायमीटर पता करना है। मान लीजिए मून है, चंदा मामा, और आप यहाँ पर धरती पर खड़े हुए हैं। दिस इज द डायमीटर ऑफ मून। यहाँ से जहाँ आप खड़े हैं धरती पर, यहाँ पे आपने एक एंगल मेजरमेंट कर लिया थीटा, बिल्कुल इस लोकेशन पे। सपोज ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज s। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। आप लोग अगर इस पॉइंट को सेंटर मानकर यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करें तो एक कुछ सर्कल यहाँ से कुछ ऐसा ड्रॉ होगा। सिंस ये डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा लार्ज है, दिस s इज़ वेरी वेरी लार्ज, बहुत लार्ज होने की वजह से जो ये इतनी सी डिस्टेंस है, दिस l, और इसको मैं ये वाला जो है डायमीटर d, ये l और d अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएंगे, इक्वल टू ईच अदर। मीन्स जो ये जो d है, दिस डायमीटर, दिस विल एक्ट एज आर्क ऑफ दिस सर्कल। तो मैं इसके ऊपर फॉर्मूला लगा सकती हूँ, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब यहाँ से आप चाहें, अगर आपको डायमीटर पता है तो आप डिस्टेंस पता कर सकते हैं, आपको डिस्टेंस पता है तो आप डायमीटर पता कर सकते हैं। तो डायमीटर हो जाएगा s इंटू थीटा। तो दिस इज टर्म्ड एज एस्ट्रोनॉमिकल मैथड।
बट इस मेथड में भी प्रॉब्लम आ जाती है कि जब ये एंगल बहुत स्मॉल हो जाता है, ऑब्जेक्ट बहुत 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 दूर चला गया हमसे, तो एंगल बड़ा छोटा 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 छोटा, और इतना छोटू सा एंगल मेजर करना इज़ नॉट क्वाइट ईजी। चीज़ें बहुत छोटी हो जाती हैं तो हमारे लिए उनको हैंडल करना और डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो तब हम लोग यूज़ करते हैं, जब ये मेथड फेल हो जाता है, देन वी यूज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर एंड सबसे इम्पॉर्टेंट मैथड, दैट इज पैरेलैक्स मैथड। अब सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पैरेलैक्स क्या भला है। आप कहेंगे हमने तो ये नाम ही नहीं सुना कि ये क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू द टर्म पैरेलैक्स। पैरेलल वर्ड के साथ सिमिलर सी एक टर्म है ये। तो मान लीजिए पैरेलैक्स आपको समझाने के लिए मैं कहूँ कि आप लोग अपनी एक फिंगर को अपनी आई के सामने रखिए। आप लोग क्या कीजिए, अपनी इसको लेफ्ट आई को बंद कर लीजिए और ये जो फिंगर है आपकी सराउंडिंग्स के साथ कोई ना कोई एक लाइन ऑफ मैं कहूँ कि पोजीशन जो इसकी लाइन ऑफ साइट है, कोई ना कोई लाइन होगी। आप जैसे ही इस आँख को बंद करेंगे आपको ये इस साइड दिखनी शुरू हो जाएगी। फिंगर वहीं पर ही है, आपने इस आँख को बंद किया, इधर दिख रही है। फिंगर वहीं पर ही है, आपने इस आँख को बंद किया राइट साइड, इसको बंद करते ही आपको ये इस साइड शिफ्ट होनी शुरू हो जाएगी। मतलब क्या है कि आप लोग अगर इधर से देखते हैं तो इस साइड शिफ्टिंग है, और अगर आप इधर से देखते हैं तो इस साइड शिफ्टिंग है। जिस भी आँख से देख रहे हैं ऑब्जेक्ट आपको शिफ्ट होता हुआ प्रतीत होता है एज कंपेयर टू योर सराउंडिंग्स। आप लोगों को ऐसा फील होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, एंड दिस एपरेंट चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, एज कंपेयर टू योर सराउंडिंग्स, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स बोलते हैं। अब इस मेथड का यहाँ पे क्या लेना देना कि आंख बंद की वो किया, तो देखिए उसके लिए क्या होता है कि ऐसा बेसिकली होता क्यों है। सबसे पहले क्योंकि आपकी दोनों आंखों के बीच में एक डिस्टेंस है, बिल्कुल सेम लोकेशन पे नहीं है। तो ये जो डिस्टेंस होने की वजह से, दो अलग अलग लोकेशंस होने की वजह से, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, एक आंख यहाँ पे है, एक आंख यहाँ पर है, तो आप लोग कुछ इस तरीके से इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पे कोई ना कोई एंगल बन रहा होता है थीटा, और ये जो दो आइज के बीच का डिस्टेंस है, आइज हैं, अब आप कहेंगे हमें आइज तो लगी नहीं रही है, चलो कोई बात नहीं, किसी भी चीज़ के आप ये आइज मान लीजिए, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कहा जाता है, इस लाइन को कहा जाता है बेस लाइन, या फिर डिस्टेंस को बोला जाता है बेसिस। तो इसको हम देखिए, अब ये जो अभी मैंने ट्रायंगल एस्ट्रोनॉमिकल मेथड बनाया था, कुछ कुछ वैसे सी ट्रायंगल मुझे लग रही है कि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सर्कल ड्रॉ करूँ, दिस विल एक्ट एज आर्क, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस लगा के हम लोग डिस्टेंस मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इज कि ये जो b है, दिस इज़ वेरी वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटा है। अदरवाइज तो आप लोगों को किसी इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत ही नहीं थी, बस आपकी आंखें जो एंगल बना रही है आप उस एंगल की मेजरमेंट कीजिए एंड यू विल लोकेट द ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट कहाँ है। प्रॉब्लम है कि ये जो डिस्टेंस है दो आंखों के बीच का, ये डिस्टेंस जो है दिस इज़ वेरी वेरी स्मॉल, दिस बेसिस इज़ वेरी स्मॉल, दिस बेस लाइन इज़ वेरी स्मॉल। इसके छोटे होने की वजह से ये जो एंगल की मेजरमेंट है हम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग एक मेथड अपना लेते हैं कि मान लीजिए कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी, बहुत ही दूर कोई ऑब्स्टेकल है मेरे पास, कोई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है और मैं यहाँ अर्थ पर कहीं खड़ी हूँ। अर्थ के ऊपर मैंने कोई दो पॉइंट चूज़ कर लिए एज बेस लाइन ए बी, और यहाँ से इस लोकेशन से इस ऑब्जेक्ट को सपोज मैंने मेजर करना है, इधर से इस लोकेशन से हमने ये एंगल की मेजरमेंट यहाँ से कर ली। फिर वही ये बेस लाइन है बी, ये सपोज डिस्टेंस हो गया एस जो हमें मेजर करना है, तो अगेन वही थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो एस जो है वो बी अपॉन थीटा, कुछ इस तरीके से हम इसकी मेजरमेंट कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस मेथड को हम इम्प्लीमेंट ही तब करते हैं जब ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है। अब जब ऑब्जेक्ट इतना ज़्यादा दूर है तो इवन अर्थ का डायामीटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डायामीटर ऑफ अर्थ, दैट इज 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर या 6.4 इंटू 10⁶ मीटर्स की कोई औकात नहीं है जब आपको मेजरमेंट्स लाइट ईयर्स में, पैरेलैक्टिक सेकंड, इतने बड़े बड़े डिस्टेंसेस में मेजरमेंट्स करनी होती है। तो वहाँ पे भी एंगल बड़ा छोटू सा हो जाता है, हमारे लिए मेजर करना फिर डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए फिर से क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है, प्रॉब्लम तो बेस लाइन चूज करने की है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ, सपोज आई एम स्टैंडिंग इन दिस क्लासरूम और रूम, वट एवर इज दिस,
तो यहाँ पर खड़े होके ही मुझे सबसे पहला काम क्या करना होगा, मुझे अपनी लोकेशन के साथ एक फिक्स स्टार चूज करना होगा, जो अपनी लोकेशन की जब जब आज कल परसों नरसों जब भी मैं उसको देखूं मुझे वो हमेशा यहाँ पे टॉप पे नजर आए। तो हम लोग क्या करते हैं, सपोज अर्थ जो है वो सन के अराउंड, पैरेलक्स मेथड ही हमारा चल रहा है, इसके अंदर मुझे थोड़ा अच्छे से इसको ड्रॉ करने की ज़रूरत है। सपोज ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है जिसके अंदर अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, और आज मान लीजिए मैं इस लोकेशन पे यहाँ पे खड़ी हूँ, तो मेरा सबसे पहला काम है एक फिक्स स्टार को फाइंड आउट करना कि अर्थ मुझे यहाँ ले जाए, 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 कहीं भी ले जाए, ये एफ हमेशा ओवरहेड में ही रहे, हमेशा इसी लोकेशन पे रहे। तो ये एफ मैंने क्या किया, एक चूज कर लिया, और जिस स्टार की मुझे मेजरमेंट करनी है, डिस्टेंस मेजरमेंट करना है, सपोज दैट इज दिस एन, तो मैं क्या करूँगी, आज इस स्टार का यहाँ से एंगल मेजरमेंट कर लूँगी। सपोज दिस एंगल है थीटा 1। मैंने क्या किया, एक फिक्स स्टार लिया यहाँ पर, और कोई स्टार जिसके लिए मुझे मेजरमेंट्स करनी है, इन दो लाइंस के बीच ये वाला एंगल थीटा 1 मैंने मेजर कर लिया। एंगल मेजरमेंट के लिए टेलीस्कोप वी कैन यूज़। एक अगर आपको लोअर लेवल पे अर्थ के ऊपर ही मेजरमेंट्स करनी होती हैं, देन अ डिवाइस कॉल्ड सेक्सटेंट कैन ऑल्सो बी यूज्ड। लेकिन जब सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स के साथ हम डील करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी मेजरमेंट्स हम करते हैं, तब हमें एंगल्स की मेजरमेंट करने के लिए टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं एंगल कैसे मेजर होगा, तो ये थीटा 1 मेजर हो जाएगा। अब देखिए, आज जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, इसी जगह पर खड़ी होकर मैंने ये एंगल थीटा 1 मेजर कर लिया। अब क्या है कि एग्जैक्टली आफ्टर 6 मंथ्स बिल्कुल इसी लोकेशन पे मैं खड़ी रहूंगी, लेकिन अर्थ क्या है, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है, अराउंड द सन अर्थ रिवॉल्व कर रही है। तो अर्थ घूमते घूमते, चाहे इधर से घुमा लीजिए, नाराज मत होइए, चाहे इधर से घुमा लीजिए, जिसको जो भी सुटेबल लगता है, तो घूमते हुए, क्योंकि अर्थ एंटी क्लॉकवाइज हमें पता है रिवॉल्व करती है, तो मैंने मान लिया कि घूमते हुए अर्थ जो है वो इस लोकेशन पे पहुंच गई। इट हैपन्स, हमें पता है कि एक साल में अगर मैं आज यहाँ खड़ी हूँ तो एग्जैक्टली आफ्टर 1 ईयर और यहीं पे इसी लोकेशन पे ही अर्थ ने मुझे घुमा के पूरा वहीं ला के खड़ा कर दिया। और अगर मैं 6 महीने की बात कर रही हूँ तो इट मीन्स अर्थ जो है वो एग्जैक्टली हाफ ऑफ द सर्कल जो है, हाफ ऑफ द एलिप्स कंप्लीट कर चुकी है, यानी कि 6 महीने बाद अर्थ यहाँ पहुँचा देगी मुझे। अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरा फिक्स स्टार फिर से वहीं पर एफ ऊपर ही है, ओवरहेड ही है, मैंने फिर से इसी स्टार के साथ फिक्स स्टार के कंपैरिजन में एंगल थीटा 2 मेजर कर लिया। देख लीजिए टाइम ज़रूर मुझे 6 महीने का लगा, बट आई डोंट नीड टू गो एनीवेयर, मुझे कहीं नहीं जाना पड़ा। अपने आप ही देखिए एक बेस लाइन मेरी इस लोकेशन से इस लोकेशन तक क्रिएट हो गई है। लेट अस सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब आप कहेंगे ये बेस लाइन तो बहुत बड़ी हो गई भैया, बड़ी हो गई तो अच्छी बात है, एंगल यहाँ से मेजर हो जाएगा। तो अब देखिए हम लोगों ने जो ये एंगल थीटा 1 मेजर किया था, दिस विल ऑल्सो बी थीटा 1 ऑल्टरनेट एंगल्स। ये जो हमने थीटा 2 मेजर किया, दिस इज ऑल्सो थीटा 2 जो हमने मेजर किया, क्योंकि ये भी क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो थीटा 2 और थीटा 1 थीटा 1। तो अब ये कुछ लोकेशन जो है, कुछ मैं कहूँ कि पिक्चर आप लोगों को समझ आ रही होगी। मैं फिर से वही थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस फॉर्मूला लगाऊं। अब जो थीटा है हमारा, यानी कि इसको सेंटर मानकर आप सर्कल ड्रॉ करेंगे, दिस विल एक्ट एज आर्क। तो अब जो हमारा थीटा है उसकी जगह हमारे पास क्या आएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 यानी कि थीटा इज इक्वल टू आर्क यानी कि दिस ए बी अपॉन रेडियस। रेडियस मीन्स दिस ए एन और दिस डिस्टेंस विच वी वांट टू मेजर। ए बी बेसिकली क्या है, अगर आप सन को यहाँ पे, ऑल्दो सन वन ऑफ द फोकाई ऑफ एलिप्स प्रेजेंट होता है, बट अगर आप एवरेज डिस्टेंस लेने के लिए सन को यहाँ पर अज्यूम करें, तो बिटवीन सन एंड अर्थ जो डिस्टेंस होता है दैट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये किसके इक्वल होता है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। हमें पता है इसकी वैल्यू। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वैल्यू, यही वैल्यू इधर, तो ये डायामीटर जो है दिस विल बी ट्वाइस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि जो ए बी की वैल्यू है वो मेरे पास आ गई है 2 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यहाँ पे डॉट्स हैं भैया। तो ये जो AN है दिस इज S एंड दिस इज थीटा 1 प्लस थीटा 2। हमें मेजर करना है ये S, तो ये S किसके इक्वल हो जाएगा, 2 AU अपॉन थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो यहाँ से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी स्टार का, किसी भी गैलेक्सी का, किसी का भी डिस्टेंस जो है वो मेजर कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट लेंथ मेजरमेंट। मैक्रोकोज मेजरमेंट्स जो है लेंथ की, वो हमने काम जो अपना ख़त्म कर लिया है। इन कमिंग लेक्चर आई विल बी डीलिंग विद माइक्रोकोज मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ, मेजरमेंट्स ऑफ मास, मेजरमेंट्स ऑफ टाइम, वो सब हम अपने अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।